तो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेजर पेपर 16 जिनका हिस्ट्री है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7। तो उसका हमने यूनिट 1 कर लिया और इसका मैंने सिलेबस भी बता दिया आप लोगों को, एमजे 16, 17, 18 और कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो जा करके आप चैनल पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोज़ मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। भारत की परिभाषा बोले तो उसमें संविधान सभा का प्रारूप समिति का रिपोर्ट जो है, बी आर अम्बेडकर की भूमिका, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पड़ोसी देश के साथ संबंध और लोकतंत्र का विकास और इवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने पहला यूनिट से बनाया है कि भारत की परिभाषा में शाश्वत राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा और संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति का योगदान का वर्णन करें। इसमें शाश्वत राष्ट्र, भारत की अवधारणा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भूमिका और प्रारूप समिति, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से टॉपिक वाइज बना दिया हूँ जिससे आप सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। भूमिका लिखेंगे, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तन का चार्टर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। भारत की परिभाषा देखें तो एक शाश्वत राष्ट्र की अवधारणा, भारत को अक्सर नया राष्ट्र समझा जाता है जिसकी स्थापना 1947 में हुई, लेकिन भारतीय चिंतन में भारत एक शाश्वत राष्ट्र है। विष्णु पुराण के श्लोक उत्तर यत्स मुद्रश्य हिमादेश्च दक्षिणम कि से स्पष्ट है कि हिमालय से समुद्र तक की भूमि सदैव से एक सांस्कृतिक इकाई रही है। सांस्कृतिक निरंतरता देखें तो राजनीतिक रूप से भारत कई बार बटा, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से यह सदैव एक रहा। विविधता में एकता की बात करें तो भारत में शाश्वत इसकी सहिष्णुता में निहित है, जिसने सदियों से विभिन्न धर्मों और विचारों को अपने भीतर समाहित किया। संविधान ने इसी प्राचीन एकता को संवैधानिक पहचान दी। संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। आगे देखते हैं लोकतांत्रिक विचार विमर्श। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। इसमें देश के हर वर्ग और क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। उद्देश्य का प्रस्ताव, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के लक्ष्यों जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता इनको निर्धारित किया। समितियां, संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियां बनाई गई जिनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति की रिपोर्ट देखें तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। कार्य की बात करें तो इस समिति का मुख्य कार्य विभिन्न समितियों के सुझावों पर विचार करना और संविधान पर एक व्यवस्थित ड्राफ्ट तैयार करना था। प्रक्रिया की बात करें तो समिति ने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। भारत लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। रिपोर्ट का महत्व, प्रारूप समिति ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान लचीला भी होता है और कठोर भी ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार इनमें बदलाव किया जा सके। बी आर अम्बेडकर की विशिष्ट भूमिका, डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। उनकी भूमिका केवल लेखन तक सीमित नहीं थी, तार्किक बचाव, उन्होंने संविधान सभा में उठाए गए हर प्रश्न और आपत्ति का बहुत ही तार्किक और विद्वतापूर्ण उत्तर दिया। सामाजिक लोकतंत्र के पक्षधर, उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ना हो। इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार बोले तो अनुच्छेद 14 से 18 तक 6 मौलिक अधिकार दिए और नीति निर्देशक तत्वों पर विशेष बल दिया। संवैधानिक उपचार, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जो आम नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है।
संविधान की बुनियादी विशेषताएं और संस्थान। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे स्तंभ खड़े किए जो एक राष्ट्र के रूप में भारत को सुदृढ़ करते हैं। संप्रभुता और लोकतंत्र। सत्ता की अंतिम शक्ति जनता के निहित है। धर्मनिरपेक्षता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म का सम्मान होगा। स्वतंत्र संस्थान। स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सीएजी जैसे संस्थाएं लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। संघवाद की बात करें तो शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट बंटवारा किया गया है ना। निष्कर्ष देखें तो संक्षेप में भारतीय संविधान केवल विदेशी आधार का थैला नहीं बल्कि यह एक शाश्वत राष्ट्र की सदियों पुरानी आकांक्षाओं को आधुनिक कानूनी ढांचा देने का प्रयास है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया। यही कारण है कि 7 दशकों के बाद भी यह संविधान भारत की प्रगति का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव की व्याख्या करें। मतलब राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ स्वतंत्रता के बाद तो क्षेत्रीय विवाद ये सब कैसे उत्पन्न हुआ। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग उठी ताकि प्रशासन सरल हो सके। शुरुआती हिचकिचाहट। धर आयोग और जेवीपी समिति ने एकता टूटने के डर से इसे मना कर दिया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1952 में पोट्टी श्रीरामुल्लू के निधन के बाद भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। याद रखिएगा, वन लाइनर पूछा जा सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उस टाइम का बात है ये। क्षेत्रवाद की बात करें तो अपने क्षेत्र या भाषा के प्रति विशेष लगाव और बाकी देश को खुद से अलग करना क्षेत्रवाद होता है। ठीक है, कारण समझे तो स्थानीय संस्कृति को खतरा महसूस होना या राजनीतिक लाभ। प्रभाव समझे तो इससे कभी कभी भूमिपुत्र जैसे आंदोलन जन्म लेते हैं जहां बाहरी लोगों का विरोध होता है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय असमानता। जब देश के कुछ राज्य जैसे गुजरात, दक्षिण के राज्य खूब तरक्की करते हैं और कुछ जैसे बिहार, उड़ीसा पीछे रह जाते हैं तो इसे क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। परिणाम पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है। ठीक है, सब लोग खुश नहीं रहेंगे वहाँ। नई मांगे। इसी असमानता के कारण नए छोटे राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, तेलंगाना की मांग उठती है ताकि विकास बेहतर हो सके। आगे देखते हैं राष्ट्र का प्रभाव, चुनौतियां। अखंडता को खतरा। अत्यधिक क्षेत्रवाद से अलगाववाद मतलब देश से अलग होने की मांग का डर रहता है। संसाधनों पर विवाद। राज्यों के बीच पानी जैसे कावेरी नदी विवाद और सीमा को लेकर झगड़े बढ़ते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों के बनने से लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। हालांकि क्षेत्रवाद और असमानता को कम करने के लिए पूरे देश का संतुलित विकास जरूरी है ताकि विविधता में एकता बनी रहे। आगे देखते हैं 1947 से 2000 ईस्वी के बीच, यही इतिहास ही पढ़ रहे हैं हम लोग 1947 2000 ईस्वी के बीच का। तो भारत अपने प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ संबंधों, युद्धों और शांति समझौतों का सविस्तार वर्णन करें कि कैसा हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध। भूमिका देखते हैं 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने अपने पड़ोसियों के साथ स्थिर संबंध बनाने की कठिन चुनौती थी। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित रही, लेकिन सीमा विवाद और वैश्विक राजनीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। आगे देखें तो भारत और पाकिस्तान। 1947 को विभाजन के बाद से ही कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव की मुख्य वजह रहा। क्या बोला जा रहा है, 1947 में जो विभाजन हुआ ना उसके बाद से ही कश्मीर मुद्दा दोनों देश किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव का मुख्य कारण रहा। इस कारण 1947, 48, 65 और 71 में 3 बड़े युद्ध हुए। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान ने हार मानी, जिसके बाद 1972 का शिमला समझौता हुआ। इसमें तय किया गया कि भविष्य में सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे। हालांकि 1990 के दशक में आतंकवाद और 1999 के कारगिल युद्ध ने इस संबंधों को फिर से तनावपूर्ण बना दिया।
आगे देखते हैं भारत और चीन, उम्मीद और विश्वासघात। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। भारत ने चीन के साथ संबंधों की शुरुआत 1954 के पंचशील समझौतों से की थी, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन तिब्बत के मसले और सीमा विवाद के कारण 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। कई वर्षों के गतिरोध के बाद 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा ने कूटनीतिक संबंधों में सुधार की नई शुरुआत हुई, जहां व्यापार को सीमा विवाद से अलग रखकर आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। आगे देखते हैं नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंध। नेपाल के साथ भारत के संबंध 1950 की शांति और मित्रता संधि पर आधारित है, जो दोनों देशों के बीच खुली सीमा और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को मान्यता देती है। वहीं श्रीलंका के साथ वहां के तमिल जातीय संकट से प्रभावित रहे। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। वहां शांति बहाल करने के लिए भारतीय शांति सेना बोले तो IPKF भेजी गई, जो भारत के लिए कड़ा अनुभव साबित हुआ। आगे देखिए अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ रणनीतिक जुड़ाव। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने वहां सड़क, बांध और स्कूल निर्माण में भारी निवेश किया। म्यांमार के साथ भारत के संबंध 1962 के बाद वहां के सैन्य शासन के कारण थोड़े ठंडे रहे, लेकिन 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी बोले तो पूरब की ओर देखो नीति के तहत भारत ने अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए म्यांमार के साथ फिर से सक्रिय जुड़ाव शुरू किया। निष्कर्ष देखे थे तो क्या बोला जा रहा है, इस दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की कूटनीति अपनाई। जहां नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाया गया, वहीं पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों का सामना सैन्य शक्ति और कूटनीति समझौतों जैसे कि ताशकंद और शिमला है ना के माध्यम से किया गया। यह कालखंड जो है भारत को दक्षिण एशिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने वाला रहा। प्रश्न देखिए अगला तो क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संसदीय लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ था। तो इसका हम लोग चरण बोले तो संस्थागत स्वरूप की व्याख्या करेंगे स्टेप वाइज। देखते हैं यहाँ पर मैं भूमिका। भारत ने आज़ादी के बाद ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत जैसी विशाल विविधता वाले देश के लिए एक संसदीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह उत्तरदायित्व और प्रतिनिधित्व का बेहतर संतुलन प्रदान करती है। 1947 से लेकर 2000 तक भारतीय लोकतंत्र कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा। आगे देखते हैं लोकतंत्र की पहली अग्नि परीक्षा 1951 से 52 का चुनाव। भारत में संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक शुरुआत 1951-52 के पहले आम चुनाव से हुई। दुनिया के कई विद्वानों का मानना था कि यह एक गरीब और अनपढ़ देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है के आधार पर हुए इन चुनावों की सफलता ने वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की जड़ें जमा दी। संस्थागत विकास और नेहरू युग। आज़ादी के शुरुआती दशक में संसदीय गरिमा को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संसद को देश की समस्याओं पर चर्चा का मुख्य केंद्र बनाया गया। इसी दौरान स्वतंत्र चुनाव आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और न्यायपालिका जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को स्वायत्तता दी गई, जिससे लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित न रहकर व्यवहारिक बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 73वां संशोधन। संसदीय लोकतंत्र के विकास में 1952 का वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे लोकतंत्र संसद और विधानसभाओं से निकलकर गांवों और मोहल्लों तक पहुंचा। ठीक है, जिसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। आगे बढ़ के देखें तो गठबंधन की राजनीति और समावेशिता 1989 से लेके 2000 तक। 1990 के दशक के अंत से भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत हुई। हालांकि इससे राजनीति अस्थिरता बढ़ी, लेकिन इससे भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया गया। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाने से देश के दूर दराज के क्षेत्रों और शोषित
वर्गों की आवाज भी संसद में मजबूती से गूंजने लगी। निष्कर्ष देखें तो 1947 से 2000 के बीच भारतीय संसदीय लोकतंत्र ने आपातकाल जैसी चुनौतियों का भारी सामना किया, लेकिन हर बार लोकतंत्र और मजबूत होकर उभरा। शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और आम जनता का चुनाव से बढ़ता विश्वास यह सिद्ध करता है कि भारत में संसदीय प्रणाली पूरी तरह से सफल रही है। यूनिट 1 का वीडियो चाहिए तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा MJ 16, आपको मिल जाएगा भारत का समकालीन इतिहास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अदर सब्जेक्ट भी है तो आप सब्सक्राइब करके रख लें।